हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। कैसे हो आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था यूनिट्स एंड डायमेंशन के बारे में, बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। उसमें जो हम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया था PV इक्वल्स टू एनआरटी बेस, जहाँ पे इक्वेशन दे रखा था, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई थी, मैं बता देता हूँ। P प्लस ए बाई वी स्क्वायर माइनस v माइनस डी इक्वल्स टू आर टी, ये हमारे क्वेश्चन में दे रखा था। यहाँ पे गलती यह हुई थी कि जैसे हम लोगों ने डायमेंशन निकाला था, डायमेंशन ऑफ p, इसको इक्वल होने के लिए डायमेंशन इन दोनों का बराबर होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स एंड डायमेंशन की प्रॉपर्टीज के ऊपर, इन दोनों को प्लस होने के लिए इन दोनों का डायमेंशन बराबर होना चाहिए। यही कहता है हमारा यूनिट्स एंड डायमेंशन का प्रॉपर्टी। इक्वल्स टू ए बाई बी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम लोग डायमेंशन ऑफ ए निकालना था, ए और बी का डायमेंशन निकालना था, तो ये गुणा था आपका बी बी स्क्वायर, याद था। जहाँ पे बी क्या लिखा रखा, बी इज द वॉल्यूम और P प्रेशर दे रखा था, राइट, प्रेशर। तो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है L क्यूब, राइट, वॉल्यूम का डायमेंशन L क्यूब, इसका स्क्वायर करना था, सॉरी, इसका स्क्वायर करना था, राइट। दैट मीन्स ये हो जाएगा L का पावर 6, और हम लोगों ने L का पावर 3 लेके ही एक ही डायमेंशन निकाली थी, जो कि गलत थी। तो जब मैं वीडियो देख रहा था तो उस टाइम पे मुझे ध्यान गया था इस चीज़ का, जहाँ पे v का स्क्वायर दे रखा था और मैंने v को जस्ट v का पावर L3 ये ले लिया था उसकी डायमेंशन, ठीक है। तो उस चीज़ को करेक्ट कर लेना आप लोग। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज भी हम लोग मतलब 3 से 4 क्वेश्चन देखेंगे, फिर अगले क्लास में नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन जितने मतलब थ्योरी जितने पढ़ाए जा रहे हैं उन सबको रिवाइज करते रहो। उन सब का क्वेश्चन जितना मैं बता रहा हूँ ना, उनसे मतलब बेसिक तुम्हें एक आइडिया लगेगा कि किस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मतलब खुद से भी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि जितनी ज़्यादा तुम्हारी प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा तुम्हारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग होगा, हर चीज़ तुम्हारे फिर हाथों में होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने से ये होगा, जो बेसिक डायमेंशन है किसी भी टर्म का, प्रेशर का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, डेंसिटी का हो गया, इन सब का बेसिक तुम्हें यूनिट, डायमेंशन, ये सब चीजें याद हो जाएंगी, राइट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बोन, force depends on radius of ball, velocity of ball फोर्स क्या है, डिपेंड करना है किस पे, रेडियस, बॉल के रेडियस पे, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नीटा, इसका सिंबल होता है नीटा, ठीक है। फोर्स डिपेंड ऑन, देन ऑप्शन में दे रखा है विच इज द करेक्ट रिलेशन, F इक्वल्स टू KRVN नीटा, KRV, बी में दे रखा है F इक्वल्स टू KR स्क्वायर V स्क्वायर, सी में दे रखा है F
के आर स्क्वायर वी स्क्वायर बीटा का पावर 3 एंड डी ऑप्शन में दे रखा है एफ इक्वल्स टू के आर 4 बीटा बीटा। ठीक है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉल, वेलोसिटी ऑफ बॉल एंड कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको भी डिनोट करते हैं बीटा से। सॉल्व करते हैं। फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉल, फोर्स मान लेते हैं रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, F इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस, इसका पावर हम लोग मान लेते हैं x, क्योंकि पता नहीं है ना, यहाँ पे देखो उसी के टर्म में निकला है ना, आर स्क्वायर आर का पावर 1 आर स्क्वायर आर का पावर 4, इसी के मतलब पावर में ऑप्शन दे रखा है, तो मान लेते हैं पावर x है। और क्या बोल रहा है, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉल, y मान लेते हैं वेलोसिटी, एंड फोर्स डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसको z मान लेते हैं। ठीक है, फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉल, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉल, फोर्स डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इन सबको एक साथ लिख लेते हैं। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर का पावर x, b का पावर y, बीटा का पावर z। तो जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, r का पावर x, v का पावर y, बीटा का पावर z। ठीक है, अब ये x y z हमारे लिए क्या है, अननोन है। अगर ये निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। x y z अगर हम लोग निकाल लेते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाएगा। ये x कैसे निकल सकता है, x y z कैसे निकल सकता है, मान लेते हैं डायमेंशन लेके सॉल्व कर ले तो, क्योंकि इसका जो डायमेंशन होगा वही इसका डायमेंशन होगा, इन सब का इसका जो डायमेंशन होगा वही इन सब का डायमेंशन होगा ना। देखो डायमेंशन ऑफ f इक्वल्स टू k, तो कांस्टेंट है। ठीक है, बाहर कर लो, डायमेंशन ऑफ r का पावर x, v का पावर y, बीटा का पावर z। ठीक है, जहां पे r क्या है, रेडियस, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, रेडियस क्या होता है, मीटर में होता है ना, रेडियस मीटर का किसका क्या होता है डायमेंशन, l। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, l/t का पावर y, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है डायमेंशन, l का पावर x, अलग अलग लिख लो, l/t-1 का पावर y, और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या होता है, इसका हो जाएगा m1 l-1 t-1, इसका पावर z। डायमेंशन के थ्रू अगर इसका मान लो, देखो क्या है, डायमेंशन अगर इक्वल करेंगे तो फोर्स का जो डायमेंशन होगा वही इन सब का डायमेंशन होगा, बस दोनों को कंपैरिजन कर लेंगे, RHS में और LHS में दोनों साइड कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारा इजीली वो x y z हमको पता चल जाएगा। फोर्स का क्या होता है,
ये हो गया। अब देख लो m वाला टर्म एक तरफ कर लो, l वाला एक तरफ और t वाला एक तरफ। m1 n1 t माइनस 2। पहले m का ले लेते हैं, m का पावर 1 उसका पावर z, क्या हो जाएगा m का पावर z, और तो कहीं नहीं है। l का देख लेते हैं, l का पावर x, l का पावर 1, l का पावर माइनस 1, तो हो जाएगा l का पावर x प्लस 1 माइनस 1, ये होगा ना। l का पावर x, l का पावर y भी तो आएगा इसमें, माइनस z, ठीक, ये हो गया l का। और t का देखते हैं तो t का पावर माइनस y और t का पावर माइनस z, t का पावर माइनस y, t का पावर माइनस z। कंपैरिजन कर लो आप दोनों से, m का पावर 1, m का पावर z, मतलब z इक्वल्स टू 1, राइट। l का पावर 1, x प्लस वाई प्लस z माइनस z बराबर 1, x प्लस वाई माइनस z इक्वल्स टू 1, और माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस वाई माइनस z। तो यहां से क्या निकल जाएगा, x प्लस वाई, अगर z की वैल्यू इसमें रखते हैं तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 2, और z की वैल्यू यहां रखते हैं तो y 1 प्लस 2, y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1 यहां रखेंगे तो x का 1, दैट मीन्स क्या निकल के आ गया, x1 y1 z1, दैट मीन्स f is directly proportional to r v और theta, मतलब f is equals to constant r v coefficient of viscosity, ये हमारा हो जाएगा आंसर। आया समझ में? क्वेश्चन में दे रखा था फोर्स डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ बॉल, फोर्स डिपेंड ऑन वेलोसिटी ऑफ बॉल, फोर्स डिपेंड ऑन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ठीक है। पता तो नहीं है कि हम लोगों को ये तो पता नहीं है कि रेडियस का मतलब कितने टर्म से डिपेंड कर रहा है, क्योंकि ऑप्शन में भी वैसे ही दे रखा है, पावर में दे रखा है, तो मान लेते हैं ना, अगर 1 आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो कुछ और आएगा तो वो देखेंगे। r का पावर x, v का पावर y, नीटा का पावर z, सबको एक साथ लिख लिए, प्रोपोर्शनलिटी आता है तो एक कांस्टेंट आ गया हमारे पास, ठीक है। अब इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, अगर हम डायमेंशन ले लेते हैं, समझना, डायमेंशन ले लेते हैं दोनों तरफ, तो जो टर्म होगा वो तो इक्वल होगा ना, कंपैरिजन टर्म जो इसका मतलब f का जैसे m1 है, तो इसमें जो m का टर्म आएगा उसके साथ वो तो इसके इक्वल होगा ना, यही तो चीज होता है। ये इसका जो m का टर्म है वो इसके इक्वल होगा, l का जो टर्म है वो इसके इक्वल होगा, और t का जो टर्म है वो इसके इक्वल होगा। कंपैरिजन कर दिया, सिंपली x y z यहाँ से पता चल गया, x y z रख दिया, ऑप्शन आ गया हमारा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी टाइप का है, इसी मतलब कॉन्सेप्ट पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एक क्वेश्चन दे रखा है, फोर्स अप्लाइड बाय
force applied by water stream depends on density of water, rho, velocity of the stream v, and cross sectional area a. The expression of force can be the expression of force can be, ऑप्शन में दे रखा है रो ए वी, रो है डेंसिटी, बी में देखा है रो ए वी स्क्वायर, सी में दे रखा है रो स्क्वायर ए वी, डी में दे रखा है रो ए स्क्वायर बी, रो ए स्क्वायर बी। ठीक है, ठीक है। क्या दे रखा है क्वेश्चन में? फोर्स अप्लाइड बाय वाटर स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड एरिया ऑफ वाटर। द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स कैन बी। इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सीरियसली। फोर्स अप्लाइड बाय वाटर स्ट्रीम डिपेंड्स ऑन डेंसिटी ऑफ वाटर। फोर्स किस पे डिपेंड कर रहा है? डेंसिटी ऑफ वाटर। फोर्स डिपेंड कर रहा है वेलोसिटी ऑफ वाटर एंड फोर्स डिपेंड कर रहा है एरिया ऑफ वाटर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, राइट? प्रोपोर्शनल। नहीं पता है तो मान लेते हैं ए, मान लेते हैं बी, मान लेते हैं सी। कि डेंसिटी के पावर कितने से डिपेंड कर रहा है वो तो हमें नहीं पता, ए बी सी मान ली। इसी को सेम को पिछले कॉन्सेप्ट की तरह F is directly proportional to density of water के पावर A, velocity के पावर B, area के पावर C। F equals to K, density A, velocity B, area C। अगर दोनों तरफ डायमेंशन ले लेते हैं, K बाहर, डेंसिटी ऑफ वाटर क्या होता है? डेंसिटी ऑफ वाटर मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, m बाई वी क्यूब का पावर a, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास m हो जाएगा, वॉल्यूम l क्यूब का पावर 3। मास पर यूनिट वॉल्यूम हो ना, तो इसको ऐसे नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम एल क्यूब। ठीक है। वेलोसिटी क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, एल बाई टी पावर बी, एरिया एल स्क्वायर का पावर सी। तो डायमेंशन लिख लेते हैं इसका भी फोर्स का, एम एल वन टी माइनस टू इक्वल्स टू कर लेते हैं, m वाला टर्म एक तरफ कर लो, m का पावर a, ठीक है, यहाँ से m का पावर है, l का पावर देखते हैं, l का पावर b, l का पावर b प्लस 2c यहाँ से और माइनस 3a। ये L का पावर 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? -3 इंटू L हो गया। ठीक है। T का देखते हैं, T का क्या हो जाएगा? T का पावर -b, M का पावर a, b, L का पावर b प्लस 2c माइनस 3। यहाँ से अगर कंपैरिजन करें तो ए बी सी निकल जाएगा, ए क्या निकलेगा? कंपैरिजन कर लो, a इक्वल्स टू 1, b प्लस 2c माइनस 3 इक्वल्स टू 1 और माइनस b इक्वल्स टू -2, मतलब b इक्वल्स टू 2। a b पता चल गया, b इक्वल्स टू 2, c निकालना है, राइट?
1 यहाँ रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, b=2 रख देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 2c - 1 = 1, 2c = 1। तो इससे क्या निकल जाएगा, ए बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दो, ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2, b का पावर 2 और a का पावर 1, a का पावर 1। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, रो v² है, ये है ना आंसर। नेक्स्ट रो v² है, सिंपल था। क्या बोला था क्वेश्चन में, फोर्स अप्लाइड बाय वाटर किस पे डिपेंड कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, वेलोसिटी ऑफ वाटर और एरिया ऑफ वाटर। सेम प्रोपोर्शनलिटी मान लिए, पावर हम लोगों को नहीं पता है, ए बी सी मान लिए, उसका डायमेंशन निकाल लिए, दोनों तरफ कंपैरिजन कर लिए, ए बी सी की वैल्यू आ गई, उससे हम लोग का आंसर आ गया, सिंपल। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी में बेस्ड। सारे क्वेश्चन पूछे हैं, देख लो आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं, चैप्टर से मार्क्स पढ़ोगे तो इजी आ सकते हैं। अगर मान लो डेंसिटी का तुमको पता ही नहीं था तो फिर आंसर नहीं आ पाएगा उसमें। डेंसिटी तो नॉर्मल मास पर यूनिट फॉर्म। अगला क्वेश्चन है हमारा, अच्छा क्वेश्चन है, एडवांस 2015। प्लैंक्स कांस्टेंट h Planck's constant h, speed of light c, गले में थोड़ी प्रॉब्लम है इसलिए ऊपर नहीं हो पाना ज़्यादा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g are used to form a unit of length L. Length L and a unit of mass M and a unit of mass then the correct option, then option दे रखा है, इसमें से कौन सा करेक्ट होगा। m is directly proportional to √c, b में m is directly proportional to √g, c में l is directly proportional to √h और l is directly proportional to √g। क्वेश्चन है जिसमें प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इन सब का यूज किया जाता है, यूनिट यूज टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ लेंथ l, लेंथ को फॉर्म करने में, यूनिट ऑफ मास m, मास को फॉर्म करने में, और लेंथ को फॉर्म करने में किसका यूनिट यूज किया जाता है, प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। अगर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग देखें तो यूनिट ऑफ लेंथ L, लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है, बनाया जा रहा है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट h, वेलोसिटी ऑफ लाइट c, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, तो लेंथ किस पे डिपेंड करेगा,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g का पावर a मान लेते हैं, प्लैंक्स कांस्टेंट h का पावर b, स्पीड ऑफ लाइट c का पावर c, और मास, यूनिट ऑफ मास डिपेंड कर रहा है सेम g का पावर a n और b c का पावर c, h क्या है प्लैंक्स कांस्टेंट। तो अगर इसमें देखो ऑप्शन में भी यही दे रखा है, ऐसे ही दे रखा है, m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट c अंडर रूट g, l इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट h अंडर रूट g। तो इसमें अगर a b c की वैल्यू हमें पता चल जाए h में, इसमें अगर a b c की वैल्यू पता चल जाए, इसमें अगर a b c, दोनों का a b c अलग अलग होगा, ये मत सोच लेना कि एक एबीसी निकाल लिया तो इन्हीं का यूज, क्योंकि यहाँ लेंथ है यहाँ मास है, ध्यान रखना वो भी चीज, लेंथ है यहाँ मास है, तो इन दोनों का अलग अलग एबीसी निकलेगा, ये नहीं कि एक ही निकाल के बस दोनों में से छान देना, आंसर गलत आ जाएगा। तो एल का यूनिट क्या होता है, अभी एल की बात छोड़ते हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, इनका वही सेम करते हैं, डायमेंशन से यूज करेंगे तो abc निकल जाएगा, डायमेंशन का यूज करेंगे तो इसमें भी abc निकल जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को वेलोसिटी ऑफ लाइट, लाइट की मीटर पर सेकंड वही होता है ना, मीटर पर सेकंड इसका डायमेंशन हो गया। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g और प्लैंक्स कांस्टेंट h, इनका अगर हमें डायमेंशन पता चल जाए तो हम आराम से एबीसी निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन याद होगा, F इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका अगर यूज करते हैं हम लोग तो यहां से हमें g का डायमेंशन पता चलेगा, डेरिवेटिव से g इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 को सेम मास मान लेते हैं m स्क्वायर, है ना। डायमेंशन के टर्म में अगर बात करेंगे तो डायमेंशन तो वही होगा ना मास का। f का डायमेंशन हमारा क्या आ जाएगा, m1 l1 t माइनस 2, आर स्क्वायर है l स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर। यहाँ से g का डायमेंशन हमारा क्या निकल जाएगा, m का पावर -1 l क्यूब t का पावर -2, m1 l क्यूब t का पावर -2, g का ये डायमेंशन निकल गया, ठीक है। वेल c का डायमेंशन हम लोग को पता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड l t -1। प्लैंक्स कांस्टेंट h, इसका डायमेंशन कैसे निकलेगा, एक इक्वेशन है एनर्जी फ्रीक्वेंसी रिलेशन, E इक्वल्स टू h म्यू, ये इसको क्या चीज से डिनोट करते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होता है 1/t, 1 बाई टाइम पीरियड। तो इसका देखो टाइम पीरियड का t सेकंड में आएगा। एनर्जी का हम लोग का क्या होता है यूनिट, m l स्क्वायर t का पावर -2 इक्वल्स टू h बाई न्यू करेंगे तो 1/t इधर आ जाएगा, t इधर बराबर h। तो अगर इसको t को यहाँ से हटाएं तो ये आ जाएगा -1, मतलब हमारा h का डायमेंशन भी पता चल गया, m1 l स्क्वायर t -1, m1 l1, ये सॉरी फोर्स, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का कैसे निकालें हम, g का
एफ इक्वल्स टू m1 एफ इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, इसका यूज कर लिए, जहाँ से जी का हम लोग को डायमेंशन पता चल गया। क्या पता चला? m-1 l3 t-2 इक्वल्स टू h न्यू से, न्यू क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1 अपॉन टाइम पीरियड t, e का हमको पता ही है एनर्जी का, वहां से h का डायमेंशन निकल गया। तो इन सबको यहाँ पे लिख लेते हैं, h का डायमेंशन m1 l2 t-1, c का डायमेंशन lt-1 और g का डायमेंशन m-1 l3 t-2। यहाँ पे नोट डाउन कर लिए, इन सबको रेज कर देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पता चल गया। तो L क्या कह रहा था हमारा? L डिपेंड करेगा किस पे? h का पावर a, g का पावर b और c का पावर c। तो इसमें अगर प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कि h का पावर a डायमेंशन ले लेते हैं दोनों तरफ, g का पावर b, c का पावर c, लेंथ l ही होगा। अब हम लोग को बेसिकली ए बी सी निकालना है। ए बी सी जैसे हम लोग निकालेंगे कंपैरिजन करके कि h का क्या गया था हमारे पास, h का कहा m1 l2 t-1, इसका पावर a, g का क्या निकाले थे? m-1 l3 t-2 का पावर g, c का lt-1 का पावर c। अब mlt वाले टर्म को अलग कर लेते हैं और इधर कंपैरिजन कर देंगे। इधर तो बस एक लेंथ का टर्म है ना, m का पावर a और क्या है माइनस b -1 इंटू b, बस l का देखते हैं, l2 है ना, l का पावर हो जाएगा यहाँ से 2a प्लस 3b प्लस c। t का देखते हैं, t का पावर -1 इंटू a माइनस a माइनस 2b माइनस c। तो यहाँ से कैलकुलेशन कर लिए, m का टाइम है ही नहीं, मतलब m 0 है, l 1 है, t 0 है। a माइनस b क्या हो जाएगा? मतलब जो a की वैल्यू होगी वही b की वैल्यू होगी। ठीक है, दूसरा देखते हैं, 2a प्लस 3b प्लस c बराबर 1 और माइनस a माइनस 2b माइनस c बराबर ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो a इक्वल्स टू b, a अभी कुछ भी मान लो, मान लेते हैं इसी को ही मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 5a प्लस c बराबर 1 और इसी को इसमें भी a मान लेते हैं, a की जगह b रखो या b की जगह a रखो, वही बात है ना, माइनस 3b माइनस c बराबर 0। तो यहाँ से आ जाएगा c बराबर 3b, c बराबर माइनस ऑफ 3b। तो c की जगह रख देते हैं माइनस 3b और b तो एक इक्वल है, तो माइनस ये हो जाएगा 3a बराबर 1, जहाँ से 2a बराबर 1 a बराबर 1/2। ये तो सॉल्व कर लोगे ना, इसमें भी तो नहीं समझाना पड़ेगा, उसमें बता दें। a बराबर हाफ हो गया, a बराबर हाफ, b बराबर भी हाफ। जब a बराबर हाफ हो गया, b बराबर हाफ हो गया, तो c बराबर क्या हो जाएगा? इस इक्वेशन से c बराबर था माइनस 3b, तो b की वैल्यू रख दो माइनस 3 इंटू हाफ
-3/2। अब देखो, अब ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, ए बी सी की वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो। तो जब ए बी सी की वैल्यू रखेंगे तो क्या है, L इक्वल्स टू H का पावर हाफ बी जी का पावर हाफ सी का पावर -3/2। ऑप्शन में देखो क्या दे रखा है, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H। हाफ हटाएंगे तो यही हुआ ना रूट, ये भी रूट, मतलब L प्रोपोर्शनलिटी है H के, L प्रोपोर्शनल है G के। और भी दे रखा है L का नहीं, मतलब C और D ऑप्शन, अच्छा ये D ऑप्शन है, दे दिया मैंने। L और C और D ऑप्शन दोनों सही है। जो क्वेश्चन में बोला था सेम हम लोग ने एज इट इज क्या डायमेंशन निकालना आना चाहिए, ABC निकल जाएगा। वहां से अगर ABC सॉल्व करके इस इक्वेशन में रखते हैं तो उससे हम लोग को L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H, L इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, ये देखना तो मिल गया। दूसरा एक और टर्म दे रखा था कि यही प्लैंक्स कांस्टेंट H, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G और वेलोसिटी ऑफ लाइट का यूज करके एक मास भी बनाया जा रहा है, मास भी बनाएगा तो वही सेम हो जाएगा, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H का पावर A, G का पावर B, C का पावर C। सेम हम लोग अगर डायमेंशन ले लेंगे इधर कांस्टेंट आ जाएगा, H का हम लोगों को निकाला था M1 L2 T-1 का पावर A, G का निकाला था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का M1 -1 L का पावर 3 T का पावर -2 का पावर G, LT-1 का पावर C। तो यहाँ से अगर हम लोग M का टर्म को एक तरफ कर लो, M का पावर A हो गया यहाँ पे, -B हो गया यहाँ पे, बस L का वो देख लो 2A हो जाएगा +3B +C, T का हो जाएगा -A -2B -C। ठीक, यहाँ से क्या इसको लिख सकते हैं, M का पावर 1 L का पावर 0 T का पावर 0 इक्वल टू कर देंगे, क्या आ जाएगा ये L का पावर 0 T का पावर 0, कैलकुलेशन करेंगे तो A - B बराबर 1, 2A + 3B + C बराबर 0, -A - 2B - C बराबर 0। A बराबर क्या आ गया, B + 1, A बराबर B + 1। इस इक्वेशन में तो ठीक है, A बराबर ही रख दो B + 1, 2B + 1 2 × B + 1 + 3B + C बराबर 0, 2B + 2 + 3B, ये क्या आ जाएगा 2B + 3B 5B + C + 2 बराबर 0, 5B + C + 2 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से अगर C निकाल लेंगे तो C क्या आ जाएगा 5B + 2 बराबर C बराबर हो जाएगा हमारे पास C बराबर -5B - 2, यानी A और B, A और C की वैल्यू इसमें रख दो, इसमें A और C की वैल्यू जब रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा -B - 1
-2b और सी का भी बी के टर्म में निकालिए, माइनस माइनस प्लस 5b प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से देख लो क्या आ जाएगा, -3b 2b -1 बराबर 0, b बराबर 1/2। b बराबर 1/2 है, मतलब a बराबर हो जाएगा 3/2। a बराबर हो जाएगा 3/2। a और b बराबर 1/2। c की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, c की आ जाएगी 5 माइनस 5/2 -2। c बराबर हो जाएगा 4 माइनस। a की वैल्यू क्या आ गई, a की वैल्यू हमारे पास आ गई 3/2, b की वैल्यू 1/2, c की वैल्यू -1/2। तो इसी में इस इक्वेशन में रख देते हैं। तो अगर इस इक्वेशन में रखेंगे m is directly proportional to h का पावर 3/2, g का पावर 1/2, c का पावर -1/2। और m किसके टर्म में दे रखा है, g और c। m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू c नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली नहीं होगा। g का पावर 1/2 मतलब ये तो यही हुआ ना √g, h के साथ ही नहीं रखा है, तो मतलब b c और d ये ऑप्शन सही है। उनका पावर 3/2। m is directly proportional to c, गलत आ रहा है, उल्टा आ रहा है ऑप्शन आंसर। c की वैल्यू आएगी 1/2 और b की वैल्यू आएगी -1/2, यही आएगी ना। नहीं नहीं नहीं, m is directly proportional to c। अच्छा अच्छा, इक्वेशन क्या आया था हमारा, जैसे अगर कुछ मिस्टेक क्या हुआ प्लस माइनस में, क्योंकि पहला ना तो आंसर निकल गया एल वाला। इसमें m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू h का पावर a, g का पावर b और c का पावर c, ये माना था हम लोग। तो m इक्वल्स टू k, h की जगह हम लोग निकाला था m1 L2 t -1 इसका पावर a, g की निकाला था हम लोग n-1 L3 t -2 पावर b, और c का L t -1 का पावर c। ठीक है, यहाँ से जब निकालेंगे तो k है m का पावर a -b, ये निकला था, l का पावर 2a और प्लस 3b
प्लस सी, टी का पावर माइनस ए माइनस 2b माइनस सी, यही आ रहा था। टी का पावर माइनस एल का पावर 2a बी सी। तो यहां से अगर a माइनस बी इक्वल्स टू 1, 2a प्लस 3b प्लस सी इक्वल्स टू 0, माइनस ए माइनस 2b माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये भी 0 है। a इक्वल्स टू क्या आ गया 1 प्लस बी, a इक्वल्स टू 1 प्लस बी इसमें रख देते हैं तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस बी प्लस 3b प्लस सी बराबर 0, 2 प्लस 2b प्लस 3b 2 प्लस 5b बराबर 0 माइनस, ठीक है। तो यहां से b क्या आ जाएगा हमारे पास, b आ जाएगा माइनस सी प्लस 2 माइनस 2/5, और यहां से a क्या आ जाएगा माइनस b माइनस 1 माइनस 2 इंटू माइनस सी माइनस 2/5 सी बराबर 0। सॉल्व करना है बस, इसी इक्वेशन में हो सकता है सॉल्व करने में गलती होगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस b माइनस 1 माइनस माइनस 2c माइनस 4/5, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सी बराबर 0। तो इसको इसी तरह सॉल्व होगा। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देख लेते हैं हम लोग। यहां से आ जाएगा -5b -5 प्लस 2c प्लस 4 -5c बराबर 0। ठीक है, तो इसका इक्वेशन क्या आ जाएगा -5b -3c -1 बराबर 0। तो इसको क्या लिख सकते 5b प्लस 3c प्लस 1 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ अब b की जगह ये रख दो, b की वैल्यू इसमें रख दो, क्या आ जाएगा -5c -10/5 प्लस 3c प्लस 1 बराबर 0। तो ये आ जाएगा हमारा -5c -10 प्लस 15c प्लस 5 बराबर 0। तो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया c -5 बराबर 0, c बराबर 5/10 हाँ c बराबर 5/10
1/10 मीन्स 1/2। सी निकल गया, सी की वैल्यू यहाँ पर रख दो 1/2। तो बी हमारे पास क्या मिलेगा, बी बराबर 2/5। तो बी बराबर हो जाएगा 4 - 4। -2/5 हो जाएगा ये, -5/2/5 हो जाएगा, 5 से 5 कर जाएगा -1/2। बी बराबर -1/2, ए बराबर 1 - 1/2 मतलब हाफ। तो देखो हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ गई 1/2, बी की वैल्यू -1/2 और सी की वैल्यू 1/2। अब अगर इसी में रखते हैं, ए की जगह रख दो 1/2 √h, बी की जगह g -1/2, c 1/2। तो इसमें से क्या क्या ले रखा है, g अंडर रूट में नहीं होगा, ये माइनस है, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली नहीं होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। h ऑप्शन दे रखा है, c 1/2, दैट मीन्स c का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे तुमको सॉल्व करना आना चाहिए। ये अगर सॉल्व हो गया तो फिर उससे तुम्हारा बेसिक जो आंसर है वो निकल जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन पूछा था वो 2015 के जे एडवांस में अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही मतलब बेसिक सा, बस तुम्हें डायमेंशन के थ्रू सॉल्व करना आना चाहिए। तो आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग नए टॉपिक के साथ। जो बचे हुए टॉपिक्स हैं, लिस्ट काउंट हो गया, सिग्निफिकेंट फिगर, वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज, वो सबको खत्म करके उन सब के सारे क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं कितनी क्लास लगती है। फिर उसके अकॉर्डिंग मतलब जितने अभी भी टॉपिक्स पढ़ाए हैं उन सब का एक बार रिविजन कर लेना। अगली क्लास में हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर ही पढ़ेंगे, आई थिंक सिग्निफिकेंट फिगर देखते हैं, उसके बाद उनके क्वेश्चन देखेंगे, और जो लिस्ट काउंट है, वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गॉज, इन सबको मतलब बेसिक से लेकर इन सब का बेसिक थ्योरी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्वेश्चन जो बेसिक से लेकर एडवांस है उन तक को लगाएंगे। तो तब तक के लिए खुश रहो, मस्त रहो, जितने चैप्टर पढ़ाए हैं उनका रिवीजन करो। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।